अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। संडे का दिन खैर खैरियत से गुज़ार कर अभी आप लोग अपने-अपने घरों में वापस आ चुके होंगे। और ज़ाहिर है संडे के दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो 6 दिन या 5 दिन काम कर रहे होते हैं और संडे का दिन उनको ऑफ होता है, सोकर भी गुज़ारना चाहते हैं, उठ के घर के काम भी करना चाहते हैं। बेग मात ने और वालदैन एक लंबी लिस्ट भी बनाई हुई थी कि पुत्र संडे वाले दिन ये काम करने ने। खैर वो चीज़ें अब बहुत तब्दील हो चुकी हैं। जिन स्टोरियों में जिन ख़्यालात में हम रहते हैं, वो 30 साल पहले की कहानियाँ हैं सारी ये। अब ज़माना इतना बदल चुका है। अब खाने जो हैं वो नौकर बनाते हैं, नौकरानियाँ बनाती हैं, कपड़े जो है नौकर और नौकरानियाँ धोते हैं। घरों के काम करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो काम करने वाली रखी होती हैं। लेकिन जिस दौर के हम लोग ਹਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और मगरब की अजान तो पहले पहले रोटियां खा के सारे वेले हो जाते थे। और वो जैसे जैसे रोटी बन रही होती थी वैसे वैसे रोटी मिलती जा रही होती थी। और उस दौर में पहली रोटी कौन खाएगा, अब क्या, खैर अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। वो वेले नहीं रहे और बहुत बदला गया है, सारा कुछ ही बदल गया। गुजारिश आप लोगों से हमेशा की तरह यही है कि एक तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने बच्चों में खुश रखे, खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों पे अपनी रहमतें जो है वो बरसाता रहे, खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। और जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इजहार ज़रूर किया करें। 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है। एक तो फराह गोगी साहिबा जो हैं, वो क्या चंद चढ़ा रही हैं या फराह गोगी साहिबा ने क्या चंद चढ़ाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। और उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं। पाकिस्तान में इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, कैसे इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कुछ 45 से 50 मुल्कों के मंदोबीन के दरमियान में मलाला यूसुफज़ई साहबा भी तशरीफ़ लाई हुई थी। मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं एजुकेशन, बच्चियों की तालीम के हवाले से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा के साबित कर दिया कि जो जिनका जिनका मकसद इस मुल्क को संवारना है वो अपनी कोशिश जो है वो करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो ज़रा जो पिंकी पीरनी की राइट हैंड हुआ करती थी, फ्रंट मैन हुआ करता थी बुशरा बीबी की, उनके हवाले से जो फराह गोगी जिसका नाम था, उनके बारे में सीनियर सहाफ़ी जो हैं, बाखबर सहाफ़ी जो हैं हमाद अज़हर साहब, उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि वो जो अदारों को केस खास तौर पर बहुत सारे केसेस में, लेकिन ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिसका कल फैसला आ रहा है, तो उसमें कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में। क्योंकि जो फराह गोगी हैं वो बहुत कुछ अदारों को दे चुके हैं। देखें पहले दिन से आज दिन तक ये बात माननी पड़ेगी टेक्निकली तौर पे, किसी भी जगह पे फराह गोगी के बारे में कोई भी हमारे पास जो है ना वो ऐसी इत्तला नहीं है कि उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी, किसी किस्म की कोई उसके खिलाफ किसी जगह पे कोई इंक्वायरी चल रही हो। वो लाहौर में और गुजरांवाला में सोसाइटियों के मालिक हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो सोसाइटियों के मालिक हैं। हमने कभी नहीं सुना कि उनकी किसी सोसाइटी, उनके किसी काम, उनके किसी कारोबार में कहीं पे रुकावट डाली हो। तो वो जो है एक ठीक-ठाक किस्म के जो सबूत हैं वो दे चुकी हैं। और उन सबूतों की बिना पर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े लंबे-चौड़े जो हैं मतलब उसमें फँसने वाले हैं। और अब ज़ाहिर है ये कल जिस केस का फैसला होने जा रहा है, उसके बाद इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर एक मुजरिम करार दिए जाएँगे और एक सज़ा याफ्ता मुजरिम करार दिए जाएँगे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ फराह गोगी का होगा। फराह गोगी जो है वो बड़े ही सुकून, आराम और प्यार, मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। किसी किस्म के मसाइल का उनको सामना नहीं है और वो सब इसलिए नहीं है। हालाँकि दूसरी तरफ देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि उनके जायदाद, उनके काम, उनके कारोबार या बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं उन पे बड़े मसाइल हुए हैं। लेकिन किसी भी जगह पे फराह गोगी के बारे हमने ऐसी चीज़ नहीं सोची। तो ये बात किसी हद तक ठीक है
इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि फराह गोगी जो हैं वो एन्जॉय कर रही हैं, और एन्जॉय सिर्फ़ इसलिए कर रही हैं कि वो, आप उनको कह सकते हैं, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जजों के सामने पेश नहीं की जाती, लेकिन जजों को उस पे ऊपर एक ब्रीफिंग दी जाती है। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुली अदालत में आकर तो नहीं कही जाती, खुली अदालत में आकर तो नहीं की जाती, लेकिन उसके सारे सबूत और शवाहद जो उनको दिखा दिए जाते हैं। तो फराह गोगी साहिबा भी हो सकता है कि जज साहब के साथ जो है उन्होंने बहुत सारे सबूत या बहुत सारी ब्रीफिंग ऑलरेडी उनको दे दी हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो सामने लाई जाए या वो सामने हो, लेकिन कानून जो है कानूनी तौर पर वो उसका एक अमल हो सकता है, हिस्सा हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। 114 मिलियन का केस जो है वो बार-बार हम कहते हैं कि एक ऐसा ओपन केस है, बड़ा सादा-सा केस है कि पाकिस्तान के एक बिज़नेसमैन जो हैं उनके पैसे जो है वो यूके में थे, वो गलत तरीके से पैसे वहाँ पर गए थे। तो वो जब वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसीज़ ने पैसे पकड़े, तो उन्होंने कहा जी क्योंकि ये पैसे पाकिस्तान के गरीब अवाम के टैक्स हैं, वो वापस करने चाहते हैं। तो अगर वो वापस करना चाहते तो उनको स्टेट बैंक का अकाउंट देना चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान के पास आने चाहिए थे। लेकिन वो जो अकाउंट नंबर दिया गया था, वो था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के ने कुछ जुर्माना किया हुआ था एक बड़े बिजनेसमैन मलक रियाज साहब को, और वो जुर्माना मलक साहब ने किस्तों में पेड करना था, क्योंकि जो उन्होंने ज़मीनें शीनें सस्ती खरीदी, वो जो भी सिंध वाले जो मामला थे, आसफ अली जरदारी और आगे पीछे, तो उनकी किस्तों के पैसे जो हैं वो वहां पर बराबर सेटल डाउन करा दिए गए, क्योंकि मलक रियाज ने फर्ज किया कि 50 रुपए देने थे, तो 35-40 रुपए जो यूके से वापस आ रहे थे, बाकी 10-12 रुपए जो थे वो बाद में पेड कर देते। लेकिन ये ऐसा किया क्यों गया? इससे इससे ऐसा करने से इमरान खान साहब अपने आप पर इसका इल्ज़ाम क्यों लें, या इमरान खान साहब ऐसा क्यों करें? क्योंकि उन्होंने मलंग बनाने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो मलंग बनाकर उन्होंने रूहानियत, रूहानियत पैदा करके वहाँ पे पूरी दुनिया का मुकाबला करना था, फिफ्थ वार जनरेशन का मुकाबला करना था, अमेरिका, कनाडा और जो टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बन रहे थे, उनका मुकाबला उन मलंगों से करवाना था। तो उन मलंगों के लिए इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने एक ज़मीन ली, जो बुशरा बीबी के नाम पर ट्रस्ट था, और उसकी वहाँ पे बिल्डिंग और उसके वहाँ पर लवाजमात और उसकी मलंगों को बनाने के लिए जितनी लेबॉर्ट्रियाँ बननी थी, वो सब लैबॉरेटरियाँ जो है वो मलक रियाज स्पॉन्सर कर रहे थे। ये वो वजह थी। तो ये ओपन केस है जिस पे मेरे ख्याल में फराह गोगी बहुत सारे सबूत दे चुकी है, और अब आने वाले वक्तों में ये सब कुछ होने जा रहा है। अच्छा जी, दूसरी जो एक बड़ी अहम चीज़ है, जो कल हम जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने कल बड़ी कमाल की एक रिसर्च उनकी जो अब्सार आलम साहब ने अपने प्रोग्राम में की है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखाएँ कि झूठ बिकता है, सच को देखने वाले जो हैं वो बहुत कम है। सच को देखने वाले 5,000, 10,000, 15, 20,000, और झूठ को देखने वाले मिलियंस में। और ये जो झूठ बेच रहे हैं, ये झूठ बेचकर पैसा कितना कमा रहे हैं, जो सबसे पहले नंबर पर बताया जा रहा है, जो नफरत फैलाकर डॉलर कमा रहे हैं, उनमें जो पहले नंबर वाले हैं, उनके जो सब्सक्राइबर हैं 55 लाख हैं। अब 55 लाख 5.5 मिलियन यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं। उनकी नवंबर की कमाई $2 लाख है, 5 करोड़ 56 लाख रुपए बनते हैं, और सालाना जो है वो 70 करोड़ रुपए कमाते हैं। और बेचते क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचते हैं। इमरान खान साहब के बारे में, पाकिस्तान की तबाही के बारे में, हुकूमत की नाकामी के बारे में, और बहुत सारी दूसरी चीजें जो है उनको बेचकर ये पैसे मिलते हैं। और जो दूसरे नंबर पर यूट्यूबर है, उनके 11 लाख सब्सक्राइबर है, नवंबर की कमाई $80,000 है, 2 करोड़ 22 लाख रुपए बनते हैं ये, और उनकी जो सालाना कमाई है वो 26 करोड़ और 35 लाख। क्या झूठ बेचकर झूठ जो है वो बेचते हैं, और उसके बदले में वो डॉलर कमाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है जी, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनकी तादाद 25 लाख 2.5 मिलियन, नवंबर की कमाई $50,000, और सालाना कमाई 15 करोड़ रुपए। अब अंदाजा करें, जिस बंदे को झूठ बेचकर ये 15 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो सच क्यों बोलेगा? और उसको किसी अदारे में मुलाजमत क्यों करनी है? और फिर उसको मतलब कि ये उसके उसके मुंह से, ये जो मुंह को खून लगा हुआ है, वो कौन और कैसे दूर कर सकता है? वो क्यों सच बोलेगा? उसको मुल्क से क्या लगे? उसको मुल्क के अदारों से क्या लगे? उसको तो अपने बैंक से है, और ये पैसे सारे के सारे टैक्स फ्री हैं। अगर 70 करोड़ रुपए आता है, तो वो 70 का 70 करोड़ रुपया ही इन्हीं का है। चौथे नंबर पर जनाब जो हैं, उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 6,80,000 है, नवंबर की कमाई $20,000 है, 55 लाख रुपए बनते हैं, और सालाना 6 करोड़ 80 लाख रुपए कमाते हैं। और जो यूट्यूबर नंबर 5 पर है, उनके सब्सक्राइबर की जो तादाद है वो 14 लाख है, नवंबर की कमाई $11,500 है, 32 लाख रुपए बनते हैं, और सालाना 3 करोड़ 80 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। और 6 नंबर पे जो सब्सक्राइबर है, उनकी तादाद है 1 मिलियन 10 लाख, नवंबर की कमाई $10,000 है, 27 लाख रुपए बनती है, और वो 3 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो महीने का कमा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये पीछे क्या रह जाएगा?
کون سچ بیچے گا, کون سچ بیچنے کی جسارت کرے گا جب جھوٹ بیچ کر اتنے پیسے مل رہے ہیں. یہ ہے وہ وجہ فیک نیوز کی جو نہیں رک سکتی یا نہیں روکی جا سکتی, کیونکہ فیک نیوز اور جھوٹ کا جب تک ملاپ نہیں ہوگا تب تک یہ ڈالر نہیں کمائے جائیں گے. مطلب جو نومبر کا مہینہ ہے وہ عمران خان کا جیل میں آخری مہینہ ہے, اور اس کے بعد پھر عمران خان جیل میں کیا کر رہے ہیں, عمران خان کو جیل میں کیا دیا جا رہا ہے, لائٹ بند کی جا رہی ہے, عمران خان کو کھانا نہیں دیا جا رہا, ان کو 14, مطلب یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں. اور یہ سننے والے جو ہیں جن کی تعداد آپ نے دیکھ لی ہے کتنی ہے, وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی پاکستان کا چکر نہیں لگا کے دیکھا, انہوں نے کبھی پاکستان نہیں گیا, لیکن عمران ریاض صاحب یا بہت سارے دوسرے یوٹیوبر یا شہباز گل صاحب یا معید پیرزادہ یا صابر شاکر یا جو بھی ہیں, وہ تمام کے تمام ان کے سورس ہیں نیوز کے. وہ انہی کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں اور انہی کی باتوں کو پاکستان سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں اصل پاکستان ہے ہی, پاکستان کا میڈیا یا دوسرے لوگ جو سب جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ جو جھوٹ بول کر ڈالر کمانے والے یہ سچ بول رہے ہیں. تو ابصار عالم صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اتنی اتھینٹک رپورٹ نکال کر لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی, لیکن آپ بلیو کریں یہ نو ورڈ اباؤٹ دیٹ. اسلام آباد میں 11 اور 12 جنوری کو 2025 کو مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم چیلنجز اور مواقع کے عنوان سے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی. اس کا انعقاد وفاقی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ رابطہ عالمی اسلام نے کیا. یہ بہت بڑی ایک میرے خیال میں اچیومنٹ ہے, جس میں تقریباً 50 سے زائد ممالک سے لوگ جو ہیں انہوں نے شرکت کی. مندوبین نے 50 سے زائد ممالک, اتنے ہی شاید اسلامک ملک ہیں, اور اتنے ہی اسلامی ملکوں میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ کانفرنس تھی. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف نے میں شرکت کی, خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں, خواتین کی تعلیم کی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی قیادت کا مظاہرہ کریں. کانفرنس کے دوران مختلف سیشن ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, جن میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ, درپیش چیلنج, ان کے حل پر تبادلہ خیال, اور کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ پر دستخط کے ساتھ ہوا, جس میں مسلم معاشرہ میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے مشترکہ جو کاوشیں ہیں ان پر زور دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ ان پر زور دیا جائے. یہ کانفرنس مسلم معاشروں کے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی, جس میں مختلف ممالک کے نمائندوں نے اپنے تجربات اور تجاویز کا تبادلہ خیال بھی کیا. اسلام آباد میں 11 اور 12 جنوری 2025 کو یہ جو ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس 2 یا 3 دن کے لیے جو میرے خیال میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت کا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اگر ہم یہ دنیا کو بتا سکے, باور کروا سکے کہ 50 ممالک کو ہم نے اسلام آباد میں بلایا, اور وہاں پر جو ان ممالک میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی جو بچیوں کے تعلیم کے مسائل ہیں اس پر بات کی. اور اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ایسا انسان جس کو انتشار پسند ہے, جو انتشار پسانا چاہتا ہے, وہ چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں, ان کو ٹک ٹاک پر لگانا چاہتا ہے, گالیوں پر لگانا چاہتا ہے, اور قیدی 804 کے گانے سنوانا چاہتا ہے, اور وہ پٹھے سیدھے کپڑے پا کے پٹھیاں سیدھیاں حرکتیں کرنے کے بعد یہ کر رہے ہیں. یہ ہے اس وقت. اب اس میں جیت کس کی ہوگی, ہار کس کی ہوگی. مشکل راستہ ہوتا ہے حق کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ مشکل ترین راستہ ہوتا ہے, اور دوسری طرف آپ 804 کا گانا لگائیں اور اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں لفظ بول دیں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں یہ جو میں نے ابھی جو خدا کی ذات نے ہر یوٹیوبر کے حق کے بیوقوف بنائے ہوئے ہیں. اب جو بندہ 70 کروڑ روپیہ سال کا کما رہا ہے, اس کے حصے کے بیوقوف خدا کی ذات نے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ بیوقوف لوگ سن رہے ہیں اور اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب جو موجودہ حکومت ہے, وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی کھڑی ہیں. چلیں بہرحال یہ ایک چیزیں تھی, میں نے کہا ذرا آپ تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اس پر آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں ہمارا چینل, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک سینڈ کریں. اور آپ کے خیال میں شہباز شریف کی حکومت کا یہ کتنا بڑا کام ہے کہ بچیوں کی, مسلم ملک کے اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلم ممالک کے بچیوں کے بھی, یا دوسرے ممالک کے بچیوں کی تعلیم کے لیے جو وہ اس وقت اتنا پازیٹیو سوچ رہے ہیں, اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. افسار عالم صاحب کی اس رپورٹ پر کہ کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں صرف جھوٹ بول کر, آپ کیا کہتے ہیں؟ اور فرح گوگی کیا واقعی ہی وعدہ معاف گواہ بن گئی ہے؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں انہوں نے واقعی ہی حکومت کو کچھ دیا ہے جو آنے والے وقت میں کل میرا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو مشکلات پیش آنے والی ہیں؟ اس کا ضرور رائے کا اظہار کریں. میری آپ سے یہی گزارش ہے. کل عمران خان صاحب
ایک لمبے چوڑے کیس میں پھنسنے والے ہیں اور اس کیس سے نکلتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ 14 سال سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن یوتھی اس بات پہ بھی خوش ہے، کوئی گل نہیں بھاویں 14 سال سزا ہو جائے، عمران خان فائد نہیں لگا نا، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہیں گے ویکھیا جے کسی نے اس تو پہلے 14 سال سزا ہوئی ہے کرپشن دے وچ، چاہے وہ گھڑی والا کیس ہوئے تے چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہوئے۔ خیال رکھیں اپنا، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔